नमस्कार। और महंगाई दर भले ही 6% के नीचे आ गई हो, भले ही 7 कमोडिटी वायदा पर लगे 1 साल के बैन की मियाद आज पूरी हो गई हो, लेकिन सरकार आगे भी इसे जारी रखने का मन बना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 7 कमोडिटीज वायदा पर बैन को 1 साल और के लिए बढ़ा सकती है। क्या है इसके पीछे कारण, क्या वाकई ऐसा हो सकता है और इससे कितना फायदा या नुकसान होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, स्मृति कमोडिटीज की सीईओ एंड एमडी रूपा मेहता, वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी एंड कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और बाजार लास्ट मिनट तक यही होप्स के साथ काम कर रहा है कि शायद यहां पर कोई नोटिफिकेशन, कुछ चर्चा सरकार की तरफ से आए और हम कुछ यहां पर जो कमोडिटीज हैं इनको वापस आता हुआ देखें। मिस्टर वाधवा, आपसे पहले यहां पर बात करना चाहेंगे। और बाजार इस उम्मीद में है कि अगर कल भी कोई अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन आ जाता है तो शायद कल से नहीं, इस महीने से नहीं, जनवरी या फरवरी में कभी से हम यहां पर शायद वायदा को फिर से लौटता हुआ देखेंगे। जो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जो कुछ मीडियाज में, कुछ सर्कुलेशंस में हमने आते हुए देखी है, क्या इसका ठोस है? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? कोई फीडबैक हमने यहाँ पर रेगुलेटर या सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है? मिस्टर वाधवा से वहां पर फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रूपा, आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी अभी तक हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं देखा। सूत्रों के हवाले से काफी सारी यहाँ पर खबरें हैं, लेकिन 1 साल वायदा बंद होने के बाद अब जब हम दूसरे साल की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखती हैं मूड ऑन द स्ट्रीट एज ऑफ नाउ? देखिए, जहाँ तक वायदा कारोबार शुरू करने की बात है, ये 7 कमोडिटीज़ के अंदर जहाँ पर देखा जाए तो इंडस्ट्री के कुछ लोग एक तरफ ये डिमांड कर रहे हैं कि वायदा कारोबार को लॉन्च किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये भी डिमांड उठ के आ रही है कि अभी फिलहाल इसको लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि इससे एक बार से फिर से सट्टेबाजी जो है वो हावी होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी प्राइसेज़ जो है वो कंट्रोल में है। स्पेशली अगर हम बात करें सोयाबीन की या रिफाइंड सोया ऑयल की, तो प्राइसेज़ को हमने काफ़ी स्टेबल होते हुए देखा है। जब वायदा में थे तो काफ़ी प्राइसेज़ जो है वो ऊपर चले गए थे। तो कहीं न कहीं जो अभी मार्केट में र्यूमर चल रही है कि डेफ़िनेटली इसका वायदा कारोबार शुरू कर देना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और फार्मर्स को आगे हेज करने की सुविधा मिल सके। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इसको लेके, जैसे कि अभी आपने भी कहा, कि कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। अभी सिर्फ़ लेटर्स लिखे गए हैं सरकार को इंडस्ट्री की तरफ से। एक इंडस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसको लॉन्च किया जाए, और दूसरी तरफ से ये कहा गया है कि इसके ऊपर बैन कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए। इनफैक्ट खबरें तो ये भी निकल कर आ रही है कि बिनोला खल को भी बैन कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उसके प्राइसेज़ भी जो है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो एक बार स्टेबल है, और अभी फिलहाल ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है कि अभी वायदा जो है वो लॉन्च होगा या नहीं होगा। और जहाँ तक प्राइसेज़ की बात है, तो अभी एडिबल ऑयल पैक जो है, हमें नहीं लगता कि अभी स्टार्ट होगा इस ईयर के स्टार्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिलेगा। प्राइसेज़ जो है अभी एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, बाजार में काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ आगे जाकर यहाँ पर हो सकता है। और ये तभी होता है जब यहाँ पर कोई बातचीत निकल के नहीं आती, या रेगुलेटर या फिर मिनिस्ट्री की तरफ से, कि यहाँ पर किस तरह का व्यू रह सकता है। और बाजार काफी सारी बातें यहाँ पर अभी कर रहा है। एक नोटिफिकेशन इस तरह से अगर आ जाए कि शुरुआत हो रही है, कुछ कमोडिटीज की हो रही है, कितनी और मियाद ये बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी भी होप अगेंस्ट होप है कि शायद आज कल में कोई यहाँ पर व्यू जो है सरकार की तरफ से या रेगुलेटर या एक्सचेंजेस की तरफ से पर्कुलेट होता हुआ यहाँ पर बाजार में नजर आएगा। प्रियांक, आपका भी एक व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली भाव ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं, ऊपर जाते हैं तो बाजार को लगता है कि ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से और जिस तेजी से हमने भावों को गिरते हुए भी यहाँ पर देखा है, एक हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है, ना किसानों के लिए, ना स्टेक होल्डर्स के लिए। और हमने देखा है ज्यादातर कमोडिटी प्राइसेस अपने हाई से करीबन 20 से 45% तक फिसल चुके हैं। आपका क्या व्यू है जिस तरह से काफी सारी कमोडिटीज इन सस्पेंशन है? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे कि वोलेटिलिटी कर्व करने के लिए, और जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस थे वो कर्व करने के लिए, एंड प्लस इन्फ्लेशन जो आउट ऑफ कंट्रोल था, ये सब मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी इन कमोडिटीज पे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी प्राइसेस कंट्रोल में है, धीरे धीरे मे बी इन अ फेस्ड मैनर एक थोड़े कमोडिटीज को स्टार्ट करना चाहिए, देखना चाहिए पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है, वोलेटिलिटी
कर्व हो रही है कि फिर से सट्टेबाजी हो रही है, तो एटलीस्ट 7 जो कमोडिटीज है उसमें से एटलीस्ट 1 और 2 कमोडिटीज से मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। और एज एन जिस तरह से ट्रेडिंग शुरू होती है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे फेस्ड मैनर में सारे कमोडिटीज पे बैन हट सकते हैं। अभी भी काफ़ी हद तक इतने सारे केस स्टडीज़ होने के बाद, इतनी इंस्टीट्यूट्स की तरफ से पेपर सबमिट करने के बाद भी अगर ये लगता है कि तेज़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ में फ्यूचर्स की वजह से होती है, तो क्लियरली वो सिर्फ भारत में यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स वो एक बड़ी मार्केट्स हैं, बेहतर पार्टिसिपेशन है, बड़े तौर पर वहाँ पर काम होता है, जो हमने इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ यहाँ पर अभी तक अचीव नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से सस्पेंशन में कमोडिटीज़ रखी गई हैं, उसका कितना फ़ायदा मिस्टर रामास्वामी आप आता हुआ देखते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि मैडम ये जो है ये सारी जो है, अगर हम वायदा को छोड़ के अगर हम हाजिरी बाजार की तरफ ध्यान भी दें, तो ये हर एक कमोडिटी जो भी अभी रोक लगाई है, वो सब अलग अलग दिशा में डिसेंट्रलाइज्ड है विद इन द इंडियन हमारे कंट्री में। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म, जो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म या जो वायदा जो बाजार है, जो एक प्राइस डिस्कवरी का जो माध्यम से हमारा नजरिया जा रहा है, तो ये एक सुलभ एक चांस है कि द प्राइसेस आर एक्चुअली डिस्कवर्ड। और मुझे लगता है कि ये जो रुक है, इसको हटना ही चाहिए। और इसमें से उल्टा ये जो इन्फ्लेशन की या जो ऑब्जेक्टिव का एंगल से जो उन्होंने रोक लगा रखी है, उसका तो एक्चुअली लाभदायक होगा जब ये प्राइस डिस्कवरी के माध्यम से खुल जाएगी ये रुक। जी हाँ, अगर बाजार खुल जाए तो सभी के लिए यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि एक फ्री प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर बाजार में देखनी ही चाहिए क्लियरली, क्योंकि गेहूं के एक्सपोर्ट बैन है, गेहूं की फ्यूचर ट्रेडिंग भी नहीं होती है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि इस साल में यहाँ पर करीबन 25 से 33% तक की तेजी एक कमोडिटी में आई है, तो वो जो मार्केट फंडामेंटल्स हैं उसको यहाँ पर फॉलो करता हुआ दिखा है। ये प्रियांक, ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम पिछला 1 साल देखें तो कमोडिटी बाजार ने बहुत उठापटक देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने क्रूड को नेगेटिव जाते हुए देखा, निकल को हमने एक दिन में यहां पर डबल भी होते हुए देखा, जिसको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ने यहां पर एक तरीके से कंट्रोल भी किया, उसके ऊपर लगाम भी लगाई, लेकिन उसको सर्वेलेंस में रखा, उसको बैन नहीं किया। और ये वो कमोडिटीज हैं जो वर्ल्ड ओवर यहां पर फॉलो होती हैं। क्या यहां पर इंटरनेशनल मार्केट से कुछ सीखने देखने के लिए है? जिस तरह से मैंने कहा कि बैनिंग कमोडिटी इज नॉट अ सोल्यूशन। एक तरह से सर्वेलेंस में जिस तरह से निकल प्राइसेस को एलएमई ने कंट्रोल किया, और धीरे धीरे फिर से पार्टिसिपेशन अभी हमने देखा है कि एलएमई निकल के प्राइसेस में दिख रहा है। तो वही एक सिनेरियो एक एज अ केस स्टडी लेके एग्री कमोडिटीज पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से क्रूड ऑयल का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो क्रूड ऑयल एक फ्री फ्लोट मार्केट है, तो उसमें प्राइस डिस्कवरी इजीली हो सकती है, तो उस बैनिंग इज नॉट एन ऑप्शन एज पर मी। तो और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी ह्यूज है, एंड अभी काफी करेक्ट भी हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को जाए तो शॉर्ट टर्म में टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी एक बेसिक फॉर्मेशन बना रहे हैं, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, और जिस तरह से चाइना इकोनॉमी अभी ओपन हो रही है धीरे धीरे, नो डाउट केसेस वहां बढ़ रहे हैं, बट इन अ फेस्ड मैनर मुझे लगता है कि चाइना से क्रूड ऑयल का डिमांड इंप्रूव हो सकता है। एंड जिस तरह से विंटर का एक्सपेक्टेशन है यूएस में, कोल्डर विंटर का एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल में डिमांड आएगी। तो क्रूड ऑयल भी मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ से ज्यादा नहीं दिखती है, एंड अपसाइड पोटेंशियल इज देयर। ओके, वो तो बात हुई प्राइसेस की, लेकिन हमारे साथ नरेंद्र वाधवा भी अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, क्लियरली जैसे मैं पहले बात भी कर रही थी कि बाजार अभी भी शायद ये होप कर रहा है कि अगले 24 घंटे में हम कुछ यहाँ पर सुनता हुआ देखें। सूत्रों के हवाले से भी यही खबर है कि कोई जल्द यहाँ पर ऐलान हो सकता है, फिर चाहे वो सस्पेंडेड कमोडिटीज की एक्सटेंशन ही हो या फिर कुछ कमोडिटीज अलाउ कर दी जाएं। आपने कोई यहाँ पर फीडबैक कुछ सुना है? मनीषा जी, हमने भी एक कोजेनेसिस की जो आई थी उसमें देखा है कि उन्होंने कहा है कि शायद एक्सटेंड हो जाएगा, बट जीओएम की मीटिंग कल है, तो अभी भी मैं होपफुल हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा। हमने अगेन सबमिशन आज फिर दिया है बाकी मिनिस्टर्स को जो कि जीओ में पार्टिसिपेट करेंगे,
और नीति आयोग के जो मेंबर हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया है कि जितनी भी कमोडिटी जिसमें एमएसपी से नीचे चल रहा है रेट, एटलीस्ट उनको जरूर रीइंट्रोड्यूस किया जाए। साथ ही साथ बट स्टिल आई एम होपफुल कि सारी की सारी कमोडिटीज कहीं ना कहीं रीइंट्रोड्यूस होंगी। नरेंद्र जी, अगर यहाँ पर आज या कल भी कोई स्टैंड लिया जाता है तो कितना समय आपको लगता है कि एक्सचेंजेस को देना होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में इसे शुरू किया जा सकता है? आपको लगता है एक फेज्ड मैनर में ये शायद देखने को मिलेगा? मेरी एक्सचेंजेस में बात हुई है, दे आर रेडी फॉर इट। तो जैसे ही अगर अप्रूवल आता है और रीलॉन्च का, तो दे आर रेडी टू लॉन्च इट अगेन। नरेंद्र जी, जिस तरह से सूत्रों के हवाले में, जैसे आपने कहा कि एजेंसीज के हवाले से रिपोर्ट आई है कि इसको एक्सटेंशन शायद हम बनता हुआ देखेंगे, भाव इतने ज़्यादा यहाँ पर गिर चुके हैं, बाजार में आवक आनी शुरू हो गई है, अगर हम एक सही समय देखें इनको वापस लेके आने का, तो आप कहेंगे वो शायद अब है क्योंकि बाजार में आवक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि टाइम यही है कि देखिए, ये प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, कि उनको इन्फ्लेशन को टेम करना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट ने कहीं इंपोर्ट में, कईयों में एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने बैन्स लगाए। तो हमारी गवर्नमेंट का भी पूरा राइट है इसको, इन्फ्लेशन को कर्व करने का। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि अगर उन्होंने जो एक्शन लिया था उसको दोबारा ये वाली कमोडिटीज को रीइंट्रोड्यूस करना, क्योंकि कई कमोडिटीज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कंटिन्यूसली हमारे को 1-to-1 कनेक्ट है और दे आर ट्राइंग टू एंगेज विद अस कि इसको जरूर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्योंकि उनको डिनाई करना, उनको डिप्राइव करना हेजिंग से, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, जो कि बेसिक पर्पज है इस एक्सचेंजेस का। तो जल्दी से जल्दी मेरे को लगता है इनको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए और मैं बड़ा होपफुल हूँ इसके ऊपर। नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल है। जैसे आपने कहा कि क्लियरली सरकार ने बहुत कोशिशें करी हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन को काबू में लाने की, फिर चाहे वो स्पॉट की बात थी, ड्यूटीज में था, या फिर फ्यूचर्स की भी बात थी। धीरे धीरे हमने देखा है कि एक थोड़ा सा हल्का इजी स्टैंड सरकार का, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं बाकी गवर्नमेंट्स का भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। ये तो एक बात है। दूसरी चीज़ यही है कि जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, और अगर सरकार यहाँ पर इसे एक्सटेंड भी करती है तो अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा कि सरकार उसका रिव्यू यहाँ पर लेना चाहेगी? नहीं, ये टाइम बिल्कुल ठीक है, अगले साल तक जाने की जरूरत नहीं है। काफी जो जिसकी वजह से इनको बैन करा था वो सारी चीजें सबसाइड कर गई हैं। इन्फ्लेशन और जो इनपुट जो थी, जो रेट्स थे, वो काफी सबसाइड कर गए हैं। ये बिल्कुल टाइम है जिसमें गवर्नमेंट को दोबारा इसको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। और ये कई स्टडीज आ चुकी हैं कि डेरिवेटिव मार्केट और स्पॉट मार्केट का रेट जो है उसको इन्फ्लेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। ये डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि स्पॉट मार्केट डिटरमिन करती है, ना कि फ्यूचर प्राइसेस। सही समय है, सरकार ये अपने जो मेजर्स हैं रोल बैक कर सकती है, और एक साल का समय सरकार ने कहा ही था। काफ़ी हद तक तो बाजार ने 6-8 महीने के बाद ही कहा था कि फ्यूचर्स वापस ले आने चाहिए, लेकिन जो एक साल का मियाद है वो भी आज यहाँ पर पूरा हो जाता है। 7 कमोडिटीज़ बैन की थी सरकार ने 20 दिसंबर 2021 में, अब 20 दिसंबर 2022 है, एक साल पूरा हो चुका है। एक फैसले की यहाँ पर सरकार से उम्मीद ऑन द पॉजिटिव साइड बाजार को। नरेंद्र वाधवा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ हैं ही, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो 2023 में यहाँ पर जा रहे हैं तो उनके हिसाब से कौन सा सेक्टर, वो कौन सी कमोडिटी है जहाँ पर वो एक टॉप ट्रेड उभरता हुआ देखते हैं। इस ब्रेक के बाद करंट ईयर में हमने यहाँ पर बहुत उठापटक देखी, काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज भी थी, और ऐसा लगता है कि हम नए साल की शुरुआत भी काफ़ी कुछ जो 2022 में देखने को मिला वो 2023 में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्रियंका, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, आपकी वो कौन सी टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी है जो आपको लगता है एक बेहतर मुनाफा कमा के दे सकती है, जहाँ पर एक डायरेक्शनल व्यू आपको ज़्यादा समझ में आता है? वो कौन सी कमोडिटी है और आप उसके साथ क्यों हैं? देखिए, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मे बी टिल मार्च 2023, मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। तो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि कॉपर में एक अच्छा अपसाइड टुवर्ड 750-770 जोन्स तक आने की कैपेबिलिटी दिखती है कॉपर के प्राइसेस में। इसके थोड़े बहुत रीजंस ये है कि चाइना से डिमांड का एक फैक्टर रहेगा, सप्लाई साइड इश्यूज रहेंगे, एंड
अगर मैं टेक्निकल साइड की बात करूं तो चार्ट पैटर्न्स भी जो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमने 2022 में ऑलमोस्ट 850 900 से एक वन साइड फॉल टुवर्ड्स 600 देखा और 600 से ग्रेजुअली ऑन द लोअर साइड कंसोलिडेशन करके ट्रायंगुलर ब्रेकआउट पैटर्न इनिशिएट हुआ है, जिसका अपसाइड पोटेंशियल दिखता है कि 750 760 जोन्स तक आ सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि एक फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स कॉपर वुड बी द बेट। तो यहाँ पे जो भी डिप्स मिलती है कॉपर में अराउंड 700 690 जोन्स में अक्यूमुलेट करना चाहिए। 665 660 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 750 से लेके 780 ये जोन्स टारगेट जोन्स रहेंगे ऑन द हायर साइड। वहीं अगर मैं बुलियन कॉम्प्लेक्स की भी बात करूं तो बुलियन कॉम्प्लेक्स भी मुझे ओवरऑल स्ट्रांग दिखता है, बट काफी रनअप इन शॉर्ट टर्म गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हमने आता हुआ देखा है। तो यहाँ पे मे बी जो भी करेक्शंस आते हैं गोल्ड सिल्वर में वो अक्यूमुलेट करना चाहिए, बट ऑन लोअर लेवल्स। तो गोल्ड सिल्वर भी अट्रैक्टिव दिखते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर खरीद के काम करना है और कॉपर में तो अच्छी खासी ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी आपको निकलती हुई नजर आएंगी। जैसे प्रियांक ने कहा भी कि चिले पेरू में यहाँ पर कम प्रोडक्शन है और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की जिस तरह की डिमांड कॉपर में बताई जा रही है, क्लियरली ये नंबर 1 कमोडिटी के तौर पर उभरता हुआ दिख रहा है अगले साल के लिए भी। रूपा, आपकी टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी क्या है? देखिए, मेरी टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी रहेगी जीरा और एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है कि अभी अगर जैसे नया साल शुरू होने जा रहा है तो इमीडिएट बेसिस पे जो रिटर्न दे सकती है वो है फिलहाल जीरा, क्योंकि जीरे के अंदर अभी हम एक अच्छा खासी रैली आते हुए देख रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइसेस जो है 30,000 के अराउंड जो है एक बार ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और मे भी हो सकता है आपको ये जनवरी या फरवरी में ही ये प्राइसेस देखने को मिले, क्योंकि डिमांड अच्छी खासी अभी फिलहाल निकलती हुई दिखाई दे रही है और सप्लाई जो है वो काफी टाइट है। और अभी जो प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जैसे गुजरात में 40 टू अराउंड 35% जो है वो प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये कमोडिटी हमें लगता है कि काफी अच्छी रह सकती है। आगे रमजान के टाइम पर भी थोड़ा डिमांड पिकअप हो सकती है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे हैं, तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव लग रही है और टेक्निकली भी अभी काफी जो है लेवल्स ऊपर का मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकता है। तो मेरी बेट रहेगी कि जीरे के अंदर कुछ भी करेक्शन मिले तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है, और साल के शुरुआत में ही 1000 से 1500 रुपए का तेजी जो है इस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। जीरा, अगर आप इस साल का चार्ट देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी है मसालों के पैक में और आगे भी यही रहने की उम्मीद है, रूपा का कहना है। मिस्टर रामास्वामी, आपकी टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी क्या होगी? मनीषा, I will go with the metal pack on the bullion pack, which is silver. चांदी की तरफ मेरा ध्यान है। अगर हम 8 मार्च 22 को कॉमेक्स के लेवल यदि हम देखें तो वो एक हाई बनाया था सिल्वर $27.49 पर आउंस, और वहां से लेके अब की भाव जो है चल रही है $24 पर आउंस। और इसका जो रुख है ये बुलिश ट्रेंड फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर 2023 में नजर आ रही है, और लगभग हर एक डॉलर जो बढ़त उसमें मिलती जाएगी, तो शायद इसमें 2500 से 3000 तक का एक अपसाइड दिखाई दे रहा है। बेसिकली चांदी में अभी फिलहाल जो सपोर्ट मिली है वो है रुपी डेप्रिसिएशन का। इन रुपी टर्म्स यदि हम 69,000 से 70,000 के भाव यदि हम देखें तो अब जो चल रही है 69,200 का जो प्राइस इज अगेंस्ट 82.79 82.80 रुपी सपोर्ट। और आगे हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की तरफ यदि ध्यान दें उस फंडामेंटल फैक्टर के तरफ, जब ये 80:1 का रेशियो था अब जाके करीब 75:1 का रेशियो है, और चांदी में लगभग एक मीन रिग्रेशन लेवल्स माना जाता है कि करीब क्लोज टू 60 इफ नॉट 60-65 का रेंज तक तो आने की संभावना है गोल्ड सिल्वर रेशियो का। और दूसरी बात है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और ग्रीन टेक्नोलॉजी की एंगल में जो सपोर्टिव दे रही है चांदी, वो भी एक बहुत सारा फंडामेंटल फैक्टर सपोर्ट करते नजर आ रही है। तो हमें लग रहा है कि यदि हम 27.58 मार्च का एक पीक को ब्रेक कर दें तो अब जो चल रही है 24, और यदि वो ब्रेक करें तो शायद इसका रुख जो है $30 भी जा सकती है, जो कि 75,000 या 80,000 तक की नौबत भी जा सकती है चांदी में। तो 2023 फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर मुझे लग रहा है सिल्वर विल बी अ बेस्ट प्ले यहाँ से लेके।
एब्सोल्युटली 3.5% की तेजी आपकी स्क्रीन्स पर चांदी में यहाँ पर, और ये एक बेहतर परफॉर्मेंस आपको अगले साल भी दिखाते हुए नजर आ रही है। तो यही कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का, चाहे वो कॉपर है, जीरा है या चांदी है, ये 3 कमोडिटीज आपको अपने रडार पे रखनी है, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि अगले साल में ये आपको टॉप ट्रेड्स बन के दिखा सकते हैं। इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया प्रियांक, रूपा और मिस्टर रामास्वामी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।